हेलो एंड वेलकम टू द डेली करंट अफेयर शॉर्ट्स इनिशिएटिव बाय प्रेप आईएएस। इस इनिशिएटिव में हम कवर करते हैं ऐसे टॉपिक्स जो कि हाल ही में न्यूज़ में रहे हैं और आपके यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। Along with that, we also cover certain MCQs related to these topics, so please stay till the end and try to answer the MCQs along with the class. So let's quickly take a look at the topics that will be covered in today's video. So here are the topics that we will be covering today. So let's quickly start with the first topic. The first topic is National Backward Classes Finance and Development Corporation. तो ये जो बॉडी है NBC-FDC, इसने अचीव किया है रिकॉर्ड 613 करोड़ रुपीस का डिसबर्समेंट 2025 एंड 26 में, जो कि एक 16% इंक्रीज है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो क्या है ये बॉडी, किनको ये टारगेट करती है, किस तरह के प्रोग्राम्स चलाती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, और इससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं उन सभी को हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो ये जो NBC-FDC है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इट हैज़ बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1992 में इसको सेटअप किया था अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। एंड विच मिनिस्ट्री डज इट वर्क अंडर? दैट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका कोर फंक्शन क्या है? It is to extend financial assistance and development support to economically disadvantaged communities. अब जब economically disadvantaged communities कह रहे हैं तो exactly कौन कौन से ग्रुप्स इसके अंडर आते हैं? तो एक तो नाम से ही क्लियर है कि नेशनल बैकवर्ड क्लासेस लिखा हुआ है, तो बैकवर्ड क्लासेस यानी कि हमें लग रहा है OBC आएंगे इसमें, प्लस इसके साथ कुछ और कम्युनिटीज़ आती हैं। क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो OBCs तो हैं ही इसके अंदर इंक्लूडेड। इसके अलावा इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, जिनको DNTs कहा जाता है। कुछ दिन पहले हमारे वीकली मैगजीन्स में कवर भी हुए थे टॉपिक ये वाला। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स, ट्रांसजेंडर पर्सन्स, बेगर्स एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप्स। तो जितने भी सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स हैं उनको ये कवर करती है बॉडी। एग्जैक्टली कैसे उनको हेल्प करती है, कैसे असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, तो वो देख लेते हैं। ऐसे ग्रुप्स को ये प्रोवाइड कराते हैं इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि अगर उनको खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो सर्च कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करती है बॉडी। उनके स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोग्राम्स चलाती है। और इसकी एक मेजर जो एक्टिविटी है वो है क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स के लिए, यानी अगर कोई लोन लेने जा रहा है, बैंक से लेने जा रहा है या किसी इंस्टीट्यूट से लेने जा रहा है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं, तो उनको ऐसे लोन्स में कंसेशन दिलवाना यानी सब्सिडाइज्ड लोन दिलवाना, ये काम करती है ये बॉडी। और ये डायरेक्टली इसके लिए फंड नहीं देती, ये फंड देती है थ्रू स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज, और ये एजेंसीज हैं, इनको नॉमिनेट करती है जो भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है वो। और जैसे माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव्स की हमने बात की थी, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी ये प्रमोट करती है फाइनेंस प्रोवाइड करके। अब किस तरह की एक्टिविटीज़ इसमें कवर होती हैं? तो एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज़, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, आर्टिजन, स्मॉल बिजनेसेस, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंड ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस बेस्ड एंटरप्राइजेस। जो हमने यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट या टेक्निकल डेवलपमेंट की बात की है, तो उसके लिए भी एक इनिशिएटिव चलाते हैं PM दक्ष, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। इस इनिशिएटिव को ये सपोर्ट करती है। और जब इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कर रहे हैं तो कौन से स्कीम को सपोर्ट करती है? तो वो है विश्वास स्कीम। ये अपने आप में एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, ताकि लोन बर्डन ऐसे पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ पे कम पड़े या ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप्स पे कम पड़े। राइट, इसके अंदर कौन सी ग्रुप्स कवर होते हैं तो हमने पहले ही देख लिया था। और इस बार ये बॉडी न्यूज़ में है क्योंकि इसने रिकॉर्ड डिसबर्समेंट किया है इस फाइनेंशियल ईयर में। राइट, तो इतना ही था इस टॉपिक से। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सेकंड टॉपिक में। एंड द सेकंड टॉपिक दैट वी विल बी कवरिंग टुडे इज स्कारबरो शोल। तो रिसेंटली एक सैटेलाइट इमेज सामने आई है जिसमें पता चला है कि चाइना ने डिप्लॉय कर दिए हैं बैरियर्स और कुछ वेसल्स, ताकि जो स्कारबरो शोल है वहाँ पे एंट्री को ब्लॉक किया जा सके। तो कहाँ पे है स्कारबरो शोल? चाइना ऐसे स्टेप्स क्यों उठा रहा है? इसकी हिस्ट्री क्या रही है? इसके अलावा और कौन से नेशंस इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट में? ये सब हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं स्कारबरो शोल और उससे रिलेटेड जो इमेज सामने आई है। ये एक इमेज है जो सामने आई हुई है। इसमें जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे चाइना ने बैरियर डिप्लॉय कर दिया है ताकि कोई भी एंट्री ना ले सके इसमें। ठीक है, और ये एक ट्रायंगुलर आपको फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे, ये स्कारबरो शोल है। यहाँ पे अब कोई भी एंट्री नहीं ले सकता क्योंकि जो इसका एंट्रेंस है वहाँ पे चाइना ने बैरियर लगा दिया है। तो क्या है स्कारबरो शोल? देखिए, ये एक ट्रायंगुलर क्लस्टर ऑफ रीफ्स एंड रॉक्स है। ठीक है, ट्रायंगुलर क्लस्टर है और ये एनक्लोज करता है एक सेंट्रल लगून को। यहाँ बीच में जो है एक लगून है
बहुत ही रिच इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेस है, यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की फिश पाई जाती हैं, तो फिशिंग के लिए मेन ये जोन यूज़ होता है और इसको अब चाइना ने पूरी तरीके से एनसर्कल कर लिया है। कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है साउथ चाइना सी में, राइट। साउथ चाइना सी से आपको पता चल रहा है कि अब क्यों चाइना यहाँ पे आके इन्वॉल्व हो रहा है। ये जो शोल है इसकी लोकेशन हम लोग एक बार मैप में भी देख लेते हैं तो आपको और क्लियर होगा। तो इस मैप को देखिए, चाइनाज 9 डैश लाइन का मैप है। यहाँ पे चाइना की ये डैश लाइन्स जो आपको दिख रही हैं ऑरेंज में, ये ऐसी 9 डैश लाइन चाइना ने एक इमेजिनरी 9 डैश लाइन्स ड्रॉ की हैं और उसका कहना है ये जो साउथ चाइना सी, क्योंकि टोटल एरिया साउथ चाइना सी का है ना, तो इस साउथ चाइना सी में जो 9 डैश लाइन से जो एरिया कवर होता है ये पूरा का पूरा एरिया इसको चाइना का ही एरिया माना जाए, ठीक है। और किसी कंट्री का इस पर हक नहीं है, ये चाइना का टेरिटोरियल वाटर है, ऐसा चाइना कहता है, ठीक है। और बाकी कंट्रीज इसको नहीं मानती है, पर चाइना का अपना इसमें असर्शन है कि ये हमारा एरिया है। अब इसमें यहाँ पे है स्कारबोरो शोल, ये आप देख पा रहे हैं, छोटा सा ये जो इलाका है ये है स्कारबोरो शोल। फिलीपींस से देखिए कितना नज़दीक स्थित है, फिलीपींस के इतना पास है और चाइना से इतना डिस्टेंस में है, लेकिन फिर भी चाइना का कहना है कि ये मेरा है और फिलीपींस का इसमें कोई क्लेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। 120 नॉटिकल माइल्स इसका डिस्टेंस है फिलीपींस से, जबकि 470 नॉटिकल माइल्स इसका डिस्टेंस है चाइना से। तो क्या इशू आता है इसमें, इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए एक कंट्री है, ये उसका लैंड वाला एरिया है और यहाँ पे है ओशियन, ठीक है। तो इस ओशियन में 200 नॉटिकल माइल का जो डिस्टेंस होगा वो इस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, यानी इस जोन के अंदर 200 नॉटिकल माइल का जो भी जोन है इसके अंडर ये जो चाहे वो एक्टिविटी कर सकती है, इस कंट्री का अपना एरिया माना जाएगा, भले ओशियन में, लेकिन ये इस कंट्री का हिस्सा माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो शोल है ये 120 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस पे है फिलीपींस से, जो कि 200 नॉटिकल माइल का जो डिस्टेंस अलाउड है उसके अंडर आता है, यानी कि ये फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाना चाहिए। और ये लॉ कौन डिसाइड करता है? तो ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, इसमें डिसाइड किया गया है कि 200 नॉटिकल माइल जोन का जो भी एरिया होगा वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। तो इसके अनुसार तो फिलीपींस का एरिया है ये, लेकिन चाइना बोलता है ये मेरा एरिया है, जबकि वो उससे 470 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस पे। तो चाइना का कहना है कि हिस्टोरिकली हमारा एरिया रहा है, तो इस कारण इसको हमारा माना जाना चाहिए, यहाँ पे ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी यूज़ नहीं की जानी चाहिए। यहाँ पे एक रिच फिशिंग रिसोर्स है ये अपने आप में, इसलिए भी यहाँ पे इंटरेस्ट सबका बढ़ जाता है और अपने आप में एक कोरल एटॉल है। अब इस इशू को लेके फिलीपींस और चाइना ऑलरेडी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा चुके हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 2016 में चाइना के इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था, उसने कहा कि फिलीपींस का ही ये एरिया है। इसके बावजूद 2012 से ही चाइना ने यहाँ पे अपना पूरा कब्जा बना के रखा हुआ है और वो ऐसे बीच बीच में उस एरिया को ब्लॉक करते रहता है ताकि फिलीपींस की शिप्स यहाँ एंटर ना कर पाएं। अब जो फिलीपींस है उसको यूएस का सपोर्ट मिला हुआ है, तो यूएस फिलीपींस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है, जिसमें अगर भाई फिलीपींस पे अटैक होता है तो यूएस उसकी हेल्प करने आएगा, ये जो ट्रीटी है। इस कारण चाइना बीच बीच में इनको टेस्ट करते रहता है। ऑलरेडी यूएस अभी ईरान की तरफ उलझा हुआ है, तो वो ऐसे मौकों पे अलग अलग जगह टेंशन क्रिएट करके यूएस का ध्यान भी भटकाता है, उसको कमजोर भी करता है और अपने आप में एक फ्लैश पॉइंट है साउथ चाइना सी में, है ना। तो चाइना यहाँ पे कोई ऐसे वॉर करने के उद्देश्य से नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी आदत है कि बीच बीच में परेशान करते रहता है। सो इट कैन बी कॉल्ड एज अ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रैक्शन, जो कि चाइना भी यहाँ पे एम्प्लॉय कर रहा है और इसके अलावा ये चेक कर रहा है जो यूएस फिलीपींस अलायंस है वो भी कितना स्ट्रॉन्ग है। चलिए, तो आपके लिए बस ये जानना जरूरी है कि कहाँ पे है ये शोल लोकेटेड। चलिए, तो अब आ जाते हैं आज के लास्ट टॉपिक में। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज अंडमान सी। तो एक बहुत ही ट्रेजिक न्यूज़ है कि लगभग 250 पीपल को कैरी कर रही एक बोट है, वो कैप्साइज हो जाती है अंडमान सी में, यानी कि डूब जाती है वो बोट अंडमान सी में। इस बोट में रोहिंग्या रेफ्यूजीज थे, कुछ बांग्लादेशी थे और ये अंडमान सी से होके मलेशिया की ओर जा रही थी, तब ये बोट डूब जाती है। अभी भी इन लोगों को ढूंढा जा रहा है, पर इसके बारे में कुछ खास पता नहीं चला है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि अंडमान सी कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। इसके आसपास कौन कौन से इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स या बॉडीज लोकेटेड हैं और इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इस अंडमान सी की। तो ये जो अंडमान सी है ये एक सेमी एनक्लोज्ड मार्जिनल सी है जो कि सिचुएटेड है इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। यहाँ मैप में देख लेते हैं, तो यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, ये हो जाता है अंडमान सी। इसके लेफ्ट साइड में है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, नॉर्थ में ये म्यांमार दिख रहा है आपको, ईस्ट में ये मलेशिया की शोर लाइन आ जाती है, साउथ में इंडोनेशिया दिख रहा है और इसके अलावा जो चीज़ नहीं दिख रही, देखिए ये तो ये हो गया अंडमान सी, है ना। और यहाँ पे है मलक्का स्ट्रेट, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच से जो जा रहा है, और इसके टिप में ये यहाँ पे है सिंगापुर
तो इतने सारे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स को ये टच करता है और इंटरनेशनल शिपिंग रूट में ये लोकेटेड है, तो बहुत ही क्रूशियल जगह पे लोकेटेड है। फिर इसके वेस्ट में हमने देख लिया बे ऑफ बंगाल हो गया, उसके बाद इसके ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये जो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, नॉर्थ में इसके म्यांमार है, साउथ में यहाँ पे सुमात्रा वाला एरिया आ जाता है जो इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ। यहाँ पे एक्टिव टेक्टोनिक प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि ये बहुत टेक्टोनिकली एक्टिव है क्योंकि प्लेट बाउंड्रीज में लोकेटेड है और इसलिए यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह एक्टिविटीज होते रहती हैं। फिर इट होस्ट्स अ रिच एंड डाइवर्स मरीन इकोसिस्टम, यहाँ पे कोरल रीफ्स हैं, सी ग्रास बेड्स हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स हैं। और इंडिया के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यही है कि जो ग्लोबल शिपिंग रूट है जो कि यहाँ से इस रूट को फॉलो करके जाती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू, उसको बिल्कुल ये माउथ पे लोकेटेड है, तो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है, राइट। तो इस न्यूज से आपको इतना ही जानना जरूरी था कि अंडमान सी की लोकेशन कहाँ है और इसके जो नेबरिंग बॉडीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए क्या है। चलिए तो अब आ जाते हैं आज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। 7 कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई हैं, आपको बताना है विच ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड एज बेनिफिशियरीज अंडर द प्रोग्राम्स ऑफ द नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो हमने देखी थी एक लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, अब बताइए उसमें से कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो इंक्लूड होती हैं जो एनबीसी एफडीसी के प्रोग्राम्स हैं उसमें एज बेनिफिशियरीज। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओबीसीज होते हैं, फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स भी होती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन्स और बेगर्स भी होते हैं। इसके अलावा कुछ और सोशल ग्रुप्स हैं, पर की आपके याद रखने के लिए इतने ही ग्रुप्स हैं, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा जिसमें ये सभी ग्रुप्स मेंशन्ड है। चलिए अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। द सेकंड क्वेश्चन इज स्कारबरो शोल वाज रिसेंटली इन द न्यूज ड्यू टू फिशिंग रिलेटेड टेंशंस बिटवीन 2 कंट्रीज। इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो यहाँ पे 4 रीजन्स दिए हुए हैं, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, साउथ चाइना सी, ईस्ट मेडिटेरेनियन सी। तो बताइए इसमें से कहाँ लोकेटेड है। अभी आपने पढ़ा है इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर है ये वाला कि ये साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। और किन 2 कंट्रीज के बीच में ये जो टेंशन हो रही थी, तो एक तो चाइना हो गया और दूसरा हो गया फिलीपींस। तो चलिए ये क्वेश्चन तो इजी था, अब से बन गया हो गए। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। होपफुली दीज वीडियोज आर हेल्पफुल इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। वी ट्राई टू कीप देम एज शॉर्ट एज पॉसिबल so that they do not interfere with your preparation for the upcoming UPSC prelims examination. Apart from these, we are also uploading subject-wise Prep IAS yearbooks for our regular students. So please do take a look at those documents because they will be greatly helpful in your prelims examination. That's all for today. I'll see you in the next video.